मरे मुलायम का श्री राम, प्रेम से बोलो। तो मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे पब्लिक दस्तक। दोस्तों, आज हम जंतर मंतर पे हैं और आज की से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बोला गया, मरे मुलायम काशीराम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। मरे मुलायम का श्री राम, प्रेम से बोलो। इस पे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और मैं समय सिंह बात्रा, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। राम भद्राचार्य ने कहा कि मरे मुलायम काशीराम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। इस विषय में आप क्या कहेंगे? इस विषय में मैं ये कहूँगा कि इससे बुरा दौर भारत के इतिहास में कभी आ ही नहीं सकता। उन्होंने दो ऐसे महानायक जो सदी के महानायक हैं, काशीराम जी ने सोती हुई कौम जगाई थी। काशीराम जी ने जो जिनके अधिकारों से वंचित थे, पिछड़े थे और शोषित थे, उनको जगाया था। मुलायम सिंह जी सदी के वो महानायक हैं जिन्होंने पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को राज में लेके आए और उनको ऊपर उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर कोई भी कथावाचक, मैं भी हिंदू हूँ लेकिन मुझे शर्म आती है इन हिंदुओं के ठेकेदारों पे, कथावाचकों पे। ये हमारे जो पूर्वज हैं, मुलायम सिंह जी मेरे आदरणीय हैं, मेरे मित्र के पिताजी हैं, और उन पर ऐसी टिप्पणी करते हैं तो ये मान लो कि मैं अधिवक्ता होने के नाते इनके खिलाफ़ कोर्ट में मानहानि के केस करेंगे। इन्होंने जो भी टिप्पणी की है ना, वो बहुत ही अमर्यादित है। जो भी भाई मेरा इंटरव्यू सुन रहे हैं, मेरे समाजवादी साथी, राष्ट्रीय लोकदल के साथी, बहुजन समाजवादी पार्टी के साथी, जनता दल यूनाइटेड के साथी, राष्ट्रीय जनता दल के साथी, जो भी गैर भाजपाई हैं, अगर भाजपाई भी कोई इनकी बुराई करता है तो उनका स्वागत है। लेकिन अगर कोई भाजपाई इतना अंधभक्त हो चुका हो कि जिसको दिख ही नहीं रहा हो कि मुलायम सिंह जी का हैसियत क्या है, मुलायम सिंह जी की हैसियत क्या थी, एक ज़मीन से उठे हुए किसान के बेटे चौधरी चरण सिंह जी के साथ काम किया, राम मनोहर लोहिया जी के साथ काम किया और एक ऊंचे मुकाम पर आए और ज़िंदगी में कोई आरोप नहीं लगा उन पर। मायावती, काशीराम, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, बहुजन समाज में कोई भी समाज का नेता होता है और इन लोगों को जलन क्यों होती है? क्या मर जाने से क्या कितनी दिक्कत हो रही है? देखिए, वही बात काशीराम जी ने कही थी, वही बात लालू जी ने कही थी, वही बात चौधरी चरण सिंह जी ने कही थी, वही मुलायम सिंह जी ने कही थी। हम हैं 80% और हम पर राज कर रहे हैं 10%। तो हमारी भी मांग यही है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। किसका हिस्सा कितना है? कुछ चंद लोगों के हाथों में देश है। आज भी देश में मात्र 5% लोगों के पास 95% प्रॉपर्टी है। और आप देख रहे हो क्या देश में क्या सर्कस चल रहा है। कोई बेचारा मुस्लिम भाई है, वो डर की ज़िंदगी जी रहा है। ये एक्चुअल रिपोर्ट है। और जैसे हमें कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोई कुछ जागरण मंच निकाल रहा है। अब ये कथावाचक जी पता नहीं क्या नाम है, मैंने तो पहली बार सुना है। मैं इनके खिलाफ़, राम भद्राचार्य जी के खिलाफ़ केस करूँगा मानहानि का। हमारे नेताजी के खिलाफ़ इतने बुरे शब्द बोले हैं जिससे हम भी अपमानित महसूस हो रहे हैं। काशीराम, मुलायम सिंह, मायावती, ये लोग अगर गरीब रहें, भीख मांगें तो इनको अच्छा लगेगा। इनके घर पे जाके बर्तन धोएं तो अच्छा लगेगा। अगर ये मुख्यमंत्री बन गए तो इनको बहुत काफ़ी जलन होती है, तकलीफ़ होती है। काशीराम, मुलायम सिंह, इन्होंने 85% को जोड़ने की बात की है। तो ऐसा इन लोगों को क्या हो रहा है कि जो 85% लोगों को जोड़ने के लिए और ये 15% के लोग को हर समय परेशानी होती है? वो इसलिए होती है, देखो, भारत का प्रधानमंत्री कोई भी एससी वर्ग से आज तक नहीं आया। तो हमारा जो शोषित वर्ग है आज भी देखो गांव में जाके बेचारा गरीबी में जी रहा है। तो ये जो राजा महाराजाओं के टाइम से असली राज वही कर रहे हैं, उद्योगपति कर रहे हैं। भाई आप देखिएगा, एक पर्सनली व्यक्ति अडानी की प्रॉपर्टी कितनी बढ़ी है। और आप देखिए, एक बेचारा कोरोना में मजदूर है, वो भूखों मरा, पैदल चला, ना कोई व्यवस्था, ना कोई सिस्टम, ना कोई शासन का कोई वो। और अडानी और अंबानी जैसे लोग घर बैठे बैठे पैसा कमा रहे हैं, घर बैठे बैठे पैसे वाले हो रहे हैं। और जबकि एक आम आदमी है, एक मध्यम वर्ग है, उसका जीना मुहाल हो रहा है। मुलायम सिंह और काशीराम जैसे हैं और लालू यादव, ये लोग खीरा चोरी में और चारा चोरी में इनको बदनाम किया जाता है, जबकि इन लोगों ने इंडिया छोड़ के विदेश नहीं गए, कहीं छोड़
वो इंडिया के धन दूसरे देश में लेके जा रहे हैं, उनको सीबीआई जांच नहीं होती बराबर। तो इस पे आप क्या समझेंगे कि इस देश में क्या सिस्टम चल रहा है? देखिए, लालू यादव जी अगर चोर होते तो जिस टाइम वो रेल मंत्री थे तो रेल मंत्रालय फायदे में था, और आज वो रेल मंत्री नहीं है तो रेल मंत्रालय बिक चुका है। लेकिन और रेल मंत्रालय चोर है, बार बार सीबीआई जांच हो रही है। नहीं, कहने को वो कुछ भी कह सकते हैं। सैया भैया कोतवाल तो डर का है का, वो तो राहुल गांधी की सदस्यता 2 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं। उनके हाथ में तो पावर है, कुछ भी कर सकते हैं। सत्ता का दुरुपयोग होता भी है। ये भाई, राजा के लिए कोई न्याय नहीं होता, राजा के लिए कोई कानून नहीं होता, राजा के लिए कोई कानून लागू नहीं होता। नहीं, लालू प्रसाद जी जब रेल मंत्री थे तो रेल पूरी तरह से फायदे में था। पहली बार रेल मंत्रालय का बजट है वो मुनाफे में पेश हुआ था, और आज ये है कि रेल मंत्रालय बिक चुका है। तो लालू जी कैसे मतलब चोर हो गए? उन्होंने तो इन लोगों के खिलाफ लड़ा है, बीजेपी को कभी जीतने नहीं दिया बिहार में। तो लालू जी तो सबसे बड़े दुश्मन हैं इनके। तो लालू यादव इस प्रकार से उनके रोक लगा, रोड का पत्थर बने हुए थे, तो ये क्या वही सारे बदले ले रहे हैं क्या अपनी सरकार? बिल्कुल बदले की भावना से। अभी जो कार्रवाई हुई है, तेजस्वी जी की वाइफ के बच्चा होने वाला था और उनके आवास पर जाके छापेमारी की जा रही है। ये क्या तरीका है? यही तरीका है कि बिहार में बीजेपी की सरकार को गिरा दिया। अरे आप पहले सरकार गिरे हुए 10 साल से ज़्यादा हो गया लालू यादव की, और अभी भी छापा चल रहा है। जहां बीजेपी के शासन में तमाम लोग करोड़ों रुपए लेके भाग रहे हैं, इस विषय पे क्या सोचते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और सुप्रीम कोर्ट में रहते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपकी बातें सुप्रीम कोर्ट में गरीब तबकों की बात चल रही है? देखो, हम एक अधिवक्ता होने के नाते हमें बोलने का एक अधिकार है। वो अधिकार कोई भी प्रधानमंत्री आए, कोई भी आए, नहीं छीन सकता है। लेकिन आप बाहर बोलते हैं, क्या अंदर अपने देश के लोगों की बात जो सुनवाई होना चाहिए हो रहा है? कहाँ हो रहा है सुनवाई? आप एक चीज़ बताइए, किसान कर्जमारी के और कर्ज के बोझ से आत्महत्या कर रहा है, और जिन लोगों ने बड़े लोन कराए हैं वो विदेश चले गए। नीरव मोदी हो, विजय माल्या हो, आपके ललित मोदी हो, जितने लिस्ट उठा के देख लो, सारे कहीं ना कहीं मोदी जी के कांटेक्ट में रहे हैं सभी। तो आप जब इतनी बड़ी सिक्योरिटी लगा सकते हो तो इन लोगों को विदेश जाने से नहीं रोक सकते थे? क्या एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी नहीं थी? या केवल सिक्योरिटी किसानों के लिए होती है कि भाई कर्ज अभी दो और वो सुसाइड कर लेता है? देश में कई हजार किसान आत्महत्या करते हैं हर साल। भारत में ये स्थिति है किसानों की। किसानों को भाजपा सरकार और मोदी सरकार ने कभी कुछ नहीं समझा। एक मजबूरी हो गई कि 3 कृषि कानून पे जो आंदोलन हुआ उसमें वापस मोड़ पे आना पड़ा मोदी जी को। नहीं, मोदी जी तो खालिस्तानी कहते थे किसानों को। मोदी जी ने देश की स्थिति इस तरह कर दिया है, जो विपक्षी पार्टी है, जो बहुजनों की पार्टी है, वो तो टूट चुकी है। घर से निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा है कि ये समाज के बीच में जाएं और बात करें। उनको डर हो गया सीबीआई जांच और तमाम तरह की डर हो गया है। अभी लालू यादव पर लगता है, फिर उस मायावती पे शिकंजा कसा जाता है कि मायावती पे सीबीआई जांच लगेगी। तो ऐसे तमाम डर पैदा कर दिए बीजेपी के लोग। और इस शासन में क्या लगता है कि भारत देश स्वतंत्र है? मेरा मानना ये है, ये कोशिश कर रहे हैं लोकतंत्र को ख़त्म करने की, संविधान को ख़त्म करने की। संविधान ख़त्म करके क्या करना चाहते हैं? तानाशाही। बस अगले 100 साल तक हम राज करें। पब्लिक का राज नहीं हो, जनता राज नहीं चुने, जनता सरकार नहीं चुने। लेकिन ये लोग भूल गए कि जब जब जनता ने करवट ली है, जनता जब जब जागी है, आज बहुजन समाज और किसान का मेरा वर्ग अब जाग चुका है। 2024 में इनको बहुत बड़ा जवाब देंगे। वेस्ट बंगाल में भाजपा सरकार नहीं है, बिहार में नीतीश जी की और आदरणीय तेजस्वी जी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में अभी 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें अखिलेश जी ने पहली बार इतने परसेंटेज में वोट लिए। समाजवादी पार्टी ने अपने राजनीतिक कैरियर में इतने हाई परसेंटेज वोट लिए हैं। पंजाब में ये लोग लूज कर चुके हैं, हार चुके हैं। हरियाणा में खट्टर जी के सुशासन को कोई नहीं मानता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश में इन्होंने चुनी हुई सरकार को गिरा दिया था सिंधिया जी से मिलके। तो बीजेपी है कहाँ? ये तो प्रशासन और दबंगई और कुछ ईवीएम मशीनों से है। अभी बांग्लादेश विश्वास करते हैं ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होती है? बिल्कुल करते हैं। देखिए बांग्लादेश लेकिन वो तो कहते हैं कि ईवीएम में जब गड़बड़ी चेक करने को बुलाएगा तो कोई आए नहीं।
मैं ये कह रहा हूँ चेक करने के, अगर सारे विदेशी विपक्षी ये चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए, भाई तो परेशानी क्या है? बैलेट पेपर से होना चाहिए चुनाव। अभी हमारे तो राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे हैं इस बात में? देखिए एक चीज़ बताऊं, जो सारे विपक्षी बोल रहे हैं, बहुजन समाज के सारे नेता बोल रहे हैं, राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी जी को बोलने का अधिकार है, वो एक आम आदमी को भी अधिकार है। राहुल गांधी को जरूरी नहीं राहुल गांधी की बात को उतना महत्वपूर्ण दिया जाए, उतना महत्व एक आम आदमी की बात को भी दिया जाना चाहिए। ईवीएम मशीनों का सारी पार्टियां बोल रही, बहुजनों की सारी पार्टियां बोल रही है, लेकिन राहुल गांधी इस बात को क्यों नहीं बोल रहे? नहीं, मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता कि राहुल गांधी जी क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, ये उनका निजी मामला है। लेकिन मैं तो बहुजन समाज की तरफ से बोल रहा हूँ। केजरीवाल भी बोल दिए हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है। केजरीवाल जी अगर बोल दिए बड़ी पार्टी, हाँ उनका स्वागत है। जो ये बोलेगा कि भाई ईवीएम में गड़बड़ी है और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, तो उनका हमारे तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। सारे जो विपक्षी दल है, देखिए भारत में पहले से चला आ रहा है, रीजनल इज ओरिजिनल। जो क्षेत्रीय दल है ना, वही तो असली दल है, क्योंकि जो लोकल समस्याएं हैं, जो स्थानीय समस्याएं, वो क्षेत्रीय दल ही तो समझेगा, राष्ट्रीय दल नहीं समझते कभी भी। कांग्रेस के बाद जनता पार्टी की सरकार आई, तो छोटे छोटे क्षेत्रीय दल मिलकर एक बड़ी पार्टी बनाई। तो वही काम जो आप कह रहे हो कथावाचक, मुलायम सिंह जी ने भी छोटे छोटे दलों का गठबंधन बनाया, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी जनता पार्टी, बहुत सारी छोटी पार्टियों मिलकर एक गठबंधन बनाया, और उस गठबंधन ने उस टाइम के बीजेपी के राम मंदिर मुद्दे को हवा में उड़ा दिया था। तो जब ये नारा चला था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। अब ये कथावाचक, अब इनके गुजरने के बाद इनको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। उनके देखो, वो मसीहा, बहुजन के मसीहा थे, समाज के मसीहा थे, एक सामान्य परिवार से आने वाले लोग थे। उन्होंने भूखे होकर के भी लड़ाई लड़ी, उन्होंने कभी के बड़े बड़े ये घोटाले और बेईमानियां नहीं की हैं। क्या आपको लगता है कि अब इस सौं पे सारे बड़े नेता गुजर चुके हैं, अब आने वाला सौं कोई नेता बड़ा होगा जो सभी समाज, सर्व समाज का लड़ाई लड़े? हाँ बिल्कुल होगा। आप देखिए, बहुजन समाज से चंद्रशेखर आज़ाद जी आ रहे हैं, जो बहुजन समाज के मुद्दे बहुत ही निर्भीकता से उठाते हैं। वो वकील भी हैं और उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। जयंत चौधरी जी हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। लोग अखिलेश यादव में नेताजी के अक्स को देखते हैं, और अखिलेश यादव जी रात और दिन लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव जी बहुत ही ऊर्जावान नेता हैं। तो जितने भी लोग हैं, भारत के स्तर पर एक फ्रंट बनेगा, और मिल कर के सभी भाजपा को एक करारा जवाब देंगे 2024 में। अब अगर बीजेपी किसी से अलायंस कर ले तो उसे तो गठबंधन कहते हैं, और विपक्षी दल किसी से गठबंधन कर लें उसे ठगबंधन कहते हैं। ये कहाँ की बात हुई? तो ये ना तो इनका न्याय सही है, ना इनकी बात में कोई वो है। अगर कोई वादा कर दिया तो उसको कहते हैं चुनाव था, जुमला हो गया। आप एक चीज़ बताइए, वो अमित शाह के बेटे से ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है क्या? बीसीसीआई के सेक्रेटरी के लिए कौन सा एग्ज़ाम दिया है उसने? अमित शाह के बेटे ने कोई एग्ज़ाम दिया है क्या? केवल एक ही एग्ज़ाम दिया है कि मैं अमित शाह का बेटा हूँ। तो उसकी कोई योग्यता तो होनी चाहिए। कभी क्रिकेट खेली है उसने? क्रिकेट के बारे में जानता है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।